मेरे साथ यहाँ मौजूद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और कांगड़ा ज़िला के कांग्रेस पार्टी के मीडिया के कोऑर्डिनेटर पुनीत मल्ली जी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजकुमार अग्रवाल जी, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के मीडिया पैनलिस्ट भाई संजीव गांधी जी, विक्रम चौधरी जी, हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट के स्टेट के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई मनोज जी, हमारे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भाई विनीत धीमान जी, मेरे मित्र और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ के भाई दया सागर जी, जिनको प्यार से यहाँ सारे दयालु जी कहते हैं, मेरे छोटे भाई और स्मार्ट सिटी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई राहुल धीमान जी, हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी चौधरी जी और मेरे साथ यहाँ तशरीफ लाए सुरेंद्र बंधु जी, आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी धर्मशाला के सम्मानीय प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और इस पत्रकारिता की शोभा बढ़ाने के लिए और आपके यहाँ पधारने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। पीछे विधानसभा के चुनावों में मुझे पार्टी की तरफ से यहाँ भेजा गया था। आप लोगों का उस समय में बहुत सहयोग भी मिला और बहुत सारे जो धर्मशाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ एक प्रेम का, दोस्ती का और अपनेपन का संबंध भी मेरा स्थापित हुआ। मेरी इच्छा थी, मंशा थी कि फिर से एक बार आप लोगों के बीच जाके जहां आप लोगों से मुलाकात करूं, आप लोगों के दर्शन करूं, वहीं चंद मुद्दों पे आप लोगों के साथ चर्चा भी यहाँ आके करूं। आप लोग उपस्थित हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं 2-3 बिंदुओं के ऊपर आज आप लोगों के माध्यम से चर्चा करूंगा। अभी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी और सरकार बनने के उपरांत की जो स्थिति थी, प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है और विकट वित्तीय स्थिति में जो फैसले प्रदेश की सरकार ने प्रदेश हित में और जनहित में लिए, मैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको मैं समझता हूं, वो ये है कि जो वित्तीय स्थिति प्रदेश की आज है, काफ़ी समय से चल रही है, ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी कि प्रदेश में आय के जो साधन हैं वो बढ़ाने की कोशिश की जाए, उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार हिमाचल में और देश के अंदर रही, लेकिन एक बहुत आसान तरीका दोनों सरकारों ने अपनाया संसाधन बढ़ाने का, रेवेन्यू जुटाने का, और वो तरीका था कि कीमतें बढ़ाओ, टैक्स लगाओ और पैसा इकट्ठा करो। दोनों सरकारों ने ये नहीं सोचा कि लोगों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना किस तरीके से हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करें, किस तरीके से हम ऐसे क्षेत्रों की शिनाख्त करें जहां से हम रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकें। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट ने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एक फील्ड खोजी जिसमें ये स्कोप था कि प्रदेश को आर्थिक तौर पर हम मजबूती दे सकें, और वो था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वाटर सेस लगाने का फैसला जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया और पिछला जो विधानसभा का सत्र हुआ उसमें इसका
जो रूपरेखा है उसको विधानसभा में रखा गया, वहाँ विधानसभा में पारित हुआ, गवर्नर साहब ने इसको मंजूरी दी और अब ये एक कानून की शक्ल हिमाचल प्रदेश में दे चुके। तो इसके लिए मैं इससे 4,000 करोड़ रुपए की जो आमदन है प्रदेश सरकार को अनुमानित जो आमदन है वो होगी। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय, कीमतें बढ़ाने की बजाय आमदन बढ़ाने का एक जरिया खोजा और एक ऐसे क्षेत्र की शनाख्त की जहां आम आदमी के ऊपर बोझ डाले बिना हम प्रदेश की आर्थिक को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने इसका विरोध किया है और अब केंद्र सरकार से भी कुछ चिट्ठियां इसको लेके जो हैं वो चीफ सेक्रेटरीज को आई हैं और जो इंडिया गवर्नमेंट के यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आई हैं, जिसमें इस सेस को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है और हिमाचल प्रदेश से जो सांसद हैं केंद्र सरकार में, वो चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेस के मुद्दे के ऊपर उनका स्टैंड क्या है। क्या वो हिमाचल हित में जो फैसला लिया गया है उसके हक में है या उसके खिलाफ? वो चाहते हैं कि ये सेस लगे या वो इसके विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन में है। जैसे ओपीएस को लेके एक नेता इनका कुछ बयान देता रहा तो दूसरा कुछ देता रहा। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आया कि हम ओपीएस का समर्थन करें कि ओपीएस का विरोध करें। ना वो समर्थन में थे, वैसे देखा जाए तो ओपीएस के तो विरोध में रही है भारतीय जनता पार्टी, बंद भी इन्होंने किया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने इसको घोषणा पत्र में घोषित कर दिया कि हम देंगे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रही थी कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके पक्ष में। वही स्थिति कामोवेश वाटर सेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र की सरकार राजनीतिक आधार पर जो है ये जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के क्रांतिकारी कदम हिमाचल सरकार ने उठाया है, इसको किसी न किसी तरीके से इसमें रुकावट डालने की कोशिश हो रही है। तो मेरा ये हमारे जितने एमपी हैं, 3 इनके लोकसभा के हैं और 2 या 3 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, 6 के 6 सांसदों से सवाल है कि इस मुद्दे के ऊपर और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है इंक्लूडिंग जयराम ठाकुर जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो स्थिति स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी की वाटर सेस के ऊपर क्या है। वो कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा सकती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने, सरकार के अधिकारियों ने बैठ के हर चीज़ के ऊपर विचार करने के उपरांत हर पहलू को देखने के बाद ये फैसला लिया है। ये जो वाटर सेस है ये जनरेशन के ऊपर नहीं है, पावर जनरेशन के ऊपर नहीं है, इट इज़ ऑन वाटर यूजेस। और जो यूनिट हैं ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की टेरिटरी में है, हिमाचल प्रदेश की धरती के अंदर है, हिमाचल प्रदेश की भूमि में लगे हुए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये एक तरह का मैं समझता हूँ इसका जो विरोध है, इसको लेके जो चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो एक सरकार की एक कोशिश है, एक प्रयास है, उसको कहीं ना कहीं एक पंचर करने का एक षड्यंत्र और एक कोशिश जो है उसके रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात कि हिमाचल हित की जहाँ तक बात है, अब केंद्र के चुनाव भी 1 साल के बाद ड्यू हैं। अगले साल मई महीने में लोकसभा के चुनाव है। 6 सांसद 3 राज्यसभा के और 3 लोकसभा के हिमाचल प्रदेश से हैं। एक केंद्र में मंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जगह पर है। अब प्रश्न ये है, चुनाव आगे, अब इन सब के दर्शन होने शुरू हो गए। आपके सांसद भी मैंने देखा था पीछे, जब इनका विधानसभा का टिकट कट गया था तो बहुत आंसू इन्होंने एक मीटिंग में बहाए थे। आंसू बहा के टिकट लिया, विधायक बने, मंत्री भी बने, अब सांसद हैं। तो अपने को जब चोट पहुंची, खुद को जब कष्ट हुआ, खुद के ऊपर जब कैंची चली, तब तो बहुत भावुक हुए, बहुत आंसू निकले उनके। इसी तरह हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, हमीरपुर के सांसद, केंद्र में मंत्री भी हैं, बहुत भारतीय जनता पार्टी के हाई फाई नेता हैं।
उन्होंने भी हिमाचल की जनता से, हमीरपुर के लोगों से बहुत लोक लुभावने वादे किए थे, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, रेल को लाने की बात है, कई तरह की ऐसी चीजें थी जो समझबाग लोगों को दिखाए थे। अब फिर से ये सारे के सारे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 4 साल गायब रहने के बाद अब बहुत चिंतित हो गए हैं, जनता के लिए लोगों में नजर आने लगे हैं। मेरा सवाल इनसे यही है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, आप हिमाचल प्रदेश से केंद्र की सरकार में यहाँ के प्रतिनिधि थे, आपने अपने 4 वर्षों में राहुल गांधी, गांधी परिवार की आलोचना करने, उनको गालियां निकालने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चालीसा पढ़ने, उनकी तारीफ करने के अलावा धरातल के ऊपर कौन सा काम किया, आज प्रदेश के लोग वो आप लोगों से जानना चाहते हैं। आप जब सांसद बने थे, जो स्थिति केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए उस वक्त थी, कामोवेश वही स्थिति आज भी है। केंद्र से मिलने वाली जो सहायता है, केंद्र से मिलने वाली जो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश को कोई मदद हो सकती थी, हिमाचल प्रदेश को मजबूत करने की बात हो सकती थी, आगे बढ़ाने की बात हो सकती थी, किसी भी मुद्दे के ऊपर उस मकसद से, उस मुद्दे से और उस जगह से हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। बजाय इसके कि हमने खाली भाषण सुने हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे इनके मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे इनके सांसद रहे हों। तो ये कुछ बातें थी। और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश में लगातार, चाहे उपचुनाव थे, चाहे सामान्य चुनाव थे, चाहे अब शिमला नगर निगम के चुनाव भी हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पराजित हो रही है, हार रही है। और कांग्रेस पार्टी के प्रति लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास जो है पिछले कई वर्षों में जो है वो बढ़ा है, और उसको वोट के माध्यम से लोगों ने व्यक्त किया है, स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं, निश्चित तौर पर यही नतीजे हिमाचल प्रदेश में उन चुनावों में भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चुनाव हारने के बाद जो है वो अपनी जो इनकी नाकामियां हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए कहते हैं, विधानसभा के चुनाव हुए तो कहा 0.9% वोटों की बढ़त से कांग्रेस जीती। भाई वो 0.9% से जीते, चाहे 0.1% से जीते, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की 25 विधायक जीत के गए हैं, और 15 सीटों का फर्क हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में है। ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, हिमाचल में भूल जाएं, यहाँ कोई ऑपरेशन लोटस होने वाले, लोटस तो अब देश से गायब हो रहा है। आपने देखा जो इनके मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है, वो मुद्दे अब जनता जो है उनकी असलियत और हकीकत समझने लगी है। कर्नाटका का हाल पूरे देश ने देखा, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका की गली गली में घूम गए और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने जनसभाएं नहीं की। और हद तो तब हो गई जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का पद, जब उस पद पर बैठे व्यक्ति ने बजरंगबली जय के नारे लगाने जो है वो शुरू किए। मैं सोचा हमारी डूबती नैया को फिर से धर्म का नाम और बजरंगबली का नाम जो है वो बचाएगा, लेकिन इस देश की जनता अब इनके इस पाखंड को समझने लगी है। ना वो देवी देवता भी मैं समझता हूँ कि अब इनसे क्षुब्ध हो चुके हैं कि आप लोगों ने हमारा बड़ा इस्तेमाल कर लिया, बहुत हमारे नाम का इस्तेमाल कर लिया, बहुत हमारे नाम को यूज़ कर लिया। देवी देवताओं को भी शायद शुरू में वहम रहा होगा कि पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, शायद सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे। तो बजरंगबली ने अपनी गदा से जो प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर्नाटका में किया है, उसने ये साबित कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की ये देश को बांटने वाली राजनीति जो है,
देश के समुदायों में नफरत फैलाने वाली राजनीति जो है, ये राजनीति अब इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश के अंदर जो हिमाचल और कर्नाटका में हुआ है वही पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। अब इनके ये झूठे नारे, झूठे जुमले और ये धर्म के ऊपर देश को बांटने वाली राजनीति जो है ये चलने वाली नहीं है। ये देश अमन चाहता है, ये देश चैन चाहता है। इस देश के लोग जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, ये वो मकसद था। मैं जब इस यहाँ विधानसभा चुनावों में था तो बहुत सी पत्रकार वार्ताओं में मेरे से ये सवाल होता था कि राहुल गांधी हिमाचल में चुनाव है, यहाँ नहीं आ रहे, वो वहाँ यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा का दोस्तों परिणाम आपने देख लिया। जो कर्नाटका में चुनाव हुए, वहाँ के लोगों ने उस यात्रा का जो महत्व था, उस यात्रा का जो मकसद था, उस मकसद को समझा और उसको समझकर वहाँ के लोगों ने जो ध्रुवीकरण इन्होंने वहाँ करने की कोशिश की, उस ध्रुवीकरण को पूरी तरह से जो था वो नकार दिया और देश को एक नई दिशा कर्नाटक के चुनावों से राजनीतिक दिशा जो है वो मिली है। और मैं समझता हूँ कि भारत जो असली भारत था आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद और 2014 से पहले का भारत, वो भारत फिर से उस भारत ने जन्म लिया है कर्नाटका में। और वही भारत जो है वही असली भारत है जिसमें सब धर्मों के लोग, सब समुदायों के लोग, सब जातियों के लोग, गरीब अमीर सब मिलके जो है वो देश को बनाते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। फिर से देश उसी पटरी के ऊपर कर्नाटका का जो चुनावों के नतीजे हैं, कर्नाटका में जो लोगों ने फैसला दिया है, उससे ये एक एहसास होता है, एक विश्वास होता है कि पुनः उसी पटरी की तरफ जिसमें प्रेम, प्यार, भाईचारा, आपसी सद्भाव और देश प्रेम, संप्रदाय प्रेम नहीं, देश प्रेम की भावना को लेकर देश आगे बढ़ेगा। ऐसा मुझे इन चुनावों से जो है वो एहसास हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है इस देश का नेतृत्व करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो होने वाला है, आज उस भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से ज़मीन जो है इस देश के अंदर खिसकनी शुरू हो गई है। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप पूछें।